नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी, मेरे साथ शादाब सिद्दीकी। नमस्कार। आपका भी स्वागत है। आप सबका भी अभिनंदन है इसको देखने के लिए एनडीटीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नेताओं की, दो ऐसे मुख्यमंत्रियों की शादाब, जिन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। और ये दोनों नेता मुख्यमंत्री हैं। बहुत से लोग समझ गए होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो रीजनल पार्टी चलाते हैं और दो राज्यों में सत्ता में। दो सत्ता में है और उनके ऊपर ईडी ने पूछताछ की है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं शराब घोटाले को लेकर, और हेमंत सोरेन का नाम जमीन घोटाले में सामने आया है। कई समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं। और आज भी, जैसे आज की खबर बताएं तो आज अरविंद केजरीवाल के पास चौथा समन था। उनको आज बुलाया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के लिए। अरविंद केजरीवाल ने आज भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो दौरे पर है, वो गोवा चले गए हैं, नहीं पेश हुए। इसी तरीके से अगर मैं हेमंत सोरेन के बारे में बताऊं तो उन्होंने भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को सात समन उनके पास आए और सातों समन को उन्होंने अवॉइड किया। और ये 7 समन के बाद भी जब 8वें समन की बारी आई और कहा कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप बताइए कि हम कहां आके आपसे पूछताछ कर सकते हैं, तब अब हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो 20 जनवरी को जो पूछताछ होने वाली है उसमें आप हमारे दफ्तर आ जाइए और मैं आपकी पूछताछ में शामिल होने को तैयार। आपको याद होगा, आपने हेमंत सोरेन का नाम लिया तो हेमंत सोरेन ने अपने एक विधायक की सीट भी खाली करा ली थी और पिछले हफ्ते ये कयास लग रहा था कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक बुलाई और इस खबर का खंडन किया, कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो राजनीतिक लड़ाई भाजपा से लड़ेंगे और ईडी के संबंध को वो राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक 48 घंटे पहले, 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप आ जाइए हमारे दफ्तर। तो अब ईडी जाएगी। मैं यही आपसे पूछ रहा था, करेगी। मैं यही पूछ रहा था कि जो 7 बार नहीं गए तो 8वीं बार भी नहीं जाते, क्यों आप मान गए हेमंत सोरेन? देखिए, ऐसा लगता है कि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जो लोग हैं उन्होंने उनको समझाया कि उनके ना जाने से एक गलत पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो दोषी हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हेमंत सोरेन ने ये फैसला किया कि ईडी को बुला लेते हैं, जो पूछना होगा वो पूछ लेगी। और हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक लड़ाई बनाया है। उनका ये कहना है कि राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों मुख्यमंत्री जिनको समन आया है, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये बीजेपी के विरोधी खेमे के नेता हैं। अगर ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि ईडी जो है वो बीजेपी की एजेंसी की तरह काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, तो शायद इसलिए भी कहते हैं कि इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। मामला गंभीर है, दोनों मामले घोटाले के हैं। उन मामलों के बारे में शादाब आपको और जानकारी देंगे, पूरा रिसर्च लेके शादाब यहाँ पर बैठे हुए हैं, माफ करिएगा। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये राजनीतिक लड़ाई है या वाकई में कानूनी दांवपेच में चीजें उलझी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला क्या है। दरअसल ये मामला है झारखंड में अवैध जमीन से जुड़ा हुआ। इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। बड़गाई अंचल में जमीन थी जिसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद से ईडी ने ताबड़तोड़ 7 सम्मन हेमंत सोरेन को भेजे, जिसमें हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए। अब वो इस जांच में शामिल होने के लिए ईडी को अपने दफ्तर बुला रहे हैं। तो ये जमीन से जुड़ा मामला है सुमित जी। 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन को लगता है कि ऐसा ना हो कि उनका नंबर भी आ जाए। वो उस पूरे लड़ाई को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो ईडी के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अपने दफ्तर में देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 20 जनवरी को उनके ईडी की टीम उनके दफ्तर पहुंचेगी, उनसे पूछताछ करेगी। मुझे याद आ रहा है, अब क्योंकि हम दोनों के मामलों को साथ साथ बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही मामला है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है, उसी मामले को लेकर इनके दोनों करीबी साथी रहे। वो अरविंद केजरीवाल से सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है, 9-10 घंटे पूछताछ की थी। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार करने आए हैं। आज भी जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो बयान आए हैं, जो ट्वीट्स हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, चाहे आतिशी की हो चाहे सौरभ भारद्वाज की हो, उसमें यही कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। गिरफ्तारी का एक तरीके से डर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी उनको ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब सम्मन दिया था तो अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए चले गए थे। 10 दिन वो बाहर थे और उसके बाद लौटे तो फिर सम्मन दिया गया, फिर वो नहीं गए, फिर सम्मन दिया गया।
मैं वो डिक्सी बता देता हूँ, दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये चौथा समन है जहाँ आज उनको पेश होना था 18 जनवरी को, वो जिसमें वो पेश नहीं हुए हैं। इसके पहले जो तीसरा समन आया था वो 3 जनवरी को आया था, दूसरा समन 2 नवंबर को आया था, और पहला दूसरा 21 दिसंबर को आया था, और पहला 2 नवंबर को आया था। यानी 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी, और अब 18 जनवरी, ये 4 समन को अरविंद केजरीवाल अवॉइड कर चुके हैं। आपको बता दूं, जब जनवरी में समन आया 3 तारीख को, तो ये कहा गया कि वो राज्यसभा चुनाव में व्यस्त हैं, गणतंत्र दिवस की तैयारी में व्यस्त है, और वो नहीं गए थे। उसके पहले जब दिसंबर में आया था 21 दिसंबर को, तो कहा गया कि वो, जो आपने कहा, विपाशना के लिए वो आश्रम में चले गए थे, 10 दिनों के लिए दिल्ली से दूर थे। 2 नवंबर को जब आया था तो कहा गया था कि ये गैर कानूनी है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, राजनीति से प्रेरित बताया था। तो चारों बार अलग अलग वजह बताकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को अवॉइड किया है। दरअसल ईडी का जो कानून है दे दे, तो इस बार इसीलिए चौथा समन पे वो हाजिर नहीं हुए। हेमंत सोरेन 7 पर हाजिर नहीं हुए, लेकिन 8वें पर वो हाजिर हुए। क्या अरविंद केजरीवाल भी 8वें पर ही आएंगे, अगले 4 समन को और अवॉइड करेंगे? लेकिन सुमित जी, तो एक बार दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और किस वजह से अरविंद केजरीवाल को ईडी खोज रही है या ईडी बुला रही है। देखिए, 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति की घोषणा की गई थी, और ये घोषणा जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया ने की थी, और 17 नवंबर 2021 को जो है ये शराब नीति लागू हो गई थी। और सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नई शराब नीति आई थी उसमें क्या था कि सरकार जो है वो बाहर हो गई थी शराब के बिजनेस से। आपको याद होगा कि इससे पहले जो शराब की दुकानें हैं वो राज्य सरकार अलॉट करती थी, लेकिन नई शराब नीति में ये हुआ कि सरकार ने कहा कि हम शराब का बिजनेस नहीं करेंगे, जो निजी कंपनियां हैं वो शराब का बिजनेस करेंगी। और पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया, और हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोलने का एक प्रपोजल नई शराब नीति में आया था। और 8 जुलाई 2022 को जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो नई शराब नीति है उसमें दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को सौंप दी शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए। और 17 अगस्त 2022 को जी मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर और 9 बिजनेसमैन को इसमें आरोपी बनाया गया। साथ में 2 कंपनी भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाई गई। और 28 जुलाई को शराब नीति अरविंद केजरीवाल ने आनंद फानन में रद्द कर दी। उनको लगा कि ये बड़ा मामला बन सकता है। एलजी ने आरोप लगाया, सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन 26 फरवरी को इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया 2022 में, और उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाद में ईडी ने इसका पूरा लिंक जोड़ के अरविंद केजरीवाल को बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका कोई सीधा ताल्लुक इस शराब नीति से नहीं है, ना वो आरोपी हैं, ना उनका नाम चार्जशीट में है, लिहाजा उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। वो बार बार ईडी से पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब ना वो आरोपी हैं सुमित जी, और उनकी जो दूसरी बात है कि उनका नाम चार्जशीट में भी नहीं है, तो आखिर उनसे क्या पूछताछ होनी है। ये तो अगर वो उनका नाम नहीं है शादाब, और अगर वो इनोसेंट है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों करना चाहेंगे? किस बिना पर क्यों गिरफ्तारी हो सकती है? क्यों ये बार बार पब्लिक में डाला जा रहा है कि गिरफ्तारी होने वाली है, गिरफ्तारी होने वाली है? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब तीसरा समन उनके पास आया था 21 दिसंबर वाला, तो 20 तारीख की रात के ट्वीट्स थे आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कल सुबह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। हमारे सूत्रों ने कहा ईडी के हवाले से कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। ये इस तरह की चीज क्यों फैलाई जाती है? और बाकायदा आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से उनके बड़े नाम ने ट्वीट किया। मैं नाम तो को पता ही है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी वगैरह ने ट्वीट किया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये करके क्या वो ईडी पर दबाव बना रहे हैं कि आप पूछताछ मत करिए, आप गिरफ्तार मत करिए? क्योंकि अगर आपने गलत काम किया है और जांच एजेंसी के पास सबूत हैं, तो संजय सिंह साहब के तो घर में जाकर दिन भर पूछताछ कर उनके घर से उनको लेके गई ना। और आज की तारीख में संजय सिंह मेरे ख्याल से 2 या 3 बार बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, और 2-3 बार हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और उनको बेल नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन कुल मिलाकर जब जांच एजेंसियां काम कर रही होती, तो जांच एजेंसियों का ये दायित्व है कि वो जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक पहुंचे, और तह तक पहुंचने के लिए जिन लोगों का भी नाम उसमें आ रहा है, जिन लोगों से एजेंसियां कोऑपरेशन चाहती हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, इसमें दरअसल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, और उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो बार बार अपनी गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके अलावा वो ये भी आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं से ईडी ने पूछताछ की है। जैसे कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया था, जहां उन्हें 6 घंटे ईडी के दफ्तर में बिठाया गया, और 2004 का एक
जमीन का मामला है मानेसर का, उसमें उनसे पूछताछ की गई। ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। इसके अलावा जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। इनफैक्ट राहुल गांधी, सोनिया गांधी पेश हो चुके हैं ईडी के सामने, है ना, उस मामले को लेके। रॉबर्ट वाड्रा पेश हो चुके हैं, उनके जो दामाद है सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के जो पति हैं। अभिषेक बनर्जी का आपने नाम लिया। कई नेताओं के बाद पूछताछ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल सुमित जी यही कहते हैं कि जो नेता भाजपा में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ जांच बंद हो जाती है या उसको जांच के लिए नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ जांच होती है। आपको याद होगा कि एक प्रदर्शन भी हुआ था, जो तमाम विपक्षी दल हैं। और इनफैक्ट मैं आपकी बात को एक बात और, माफ करिए बीच में टोका मैंने, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि, या विपक्ष के नेता कहते हैं कि बीजेपी में जो चला जाता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, ये फैक्ट भी है कि जो लोग बीजेपी में शामिल हुए उनके पास जो पूछताछ होनी चाहिए थी वो हो रही है कि नहीं हो रही, किसी को नहीं पता। जांच एजेंसियां किस दायरे तक पहुंची वो नहीं पता। जैसे बंगाल में नेता थे अभी जो टीएमसी से निकल कर आए, मुकुल रॉय, उनकी क्या स्थिति है नहीं पता। ऐसे बहुत से नेता थे जिनको लेकर, इनफैक्ट हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भी कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी तो ये भी कहती है कि उन पर भी अजीत पवार के ऊपर आरोप लगे, जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये जो विपक्षी पार्टियां जब बात कहती हैं कि ईडी जो है वो उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कुछ हद तक लगता भी है कि कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है। मन में शंका तो खड़ी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे। और ईडी, हालांकि ईडी इन सारे आरोपों से इनकार करती है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो विपक्ष का आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। उनका ये कहना है कि सरकार का ये कहना है कि ईडी को फ्री हैंड दिया गया है और कोई भी राजनीतिक दबाव ईडी के ऊपर नहीं है। ईडी अपने से जिसको सही उचित समझती है उसको जांच के लिए बुलाती है और जिसको क्लीन चिट देना होता है वो क्लीन चिट उसको देती है। लेकिन ये पूरा मामला आपको देखना चाहिए शादाब की ईडी का जिन लोगों पे जांच चलाई उसका कन्विक्शन रेट क्या है, कितने लोगों को समन किया गया, कितने मामलों की जांच कर रही है और उस जांच का निष्कर्ष क्या निकला। क्या जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया या जिनका मीडिया में ट्रायल हो गया, जो लोग मीडिया में बदनाम हो गए कि ये दोषी हैं या अपराधी हैं या इन्होंने घपला किया है, क्या वो लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो तो उस पर भी हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़ा हम लोग निकालेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे कि आखिरकार ईडी जो मामला दर्ज कर रही है उसमें क्या कन्विक्शन रेट है, कितने लोगों को सजा हो रही है, या सिर्फ ये मामला राजनीति में उलझ कर रह जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो रुख है उससे बहुत साफ है कि वो ईडी के सामने जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो गोवा चले गए हैं, अब अगला ईडी का समन नहीं। बाकी में अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जैसे जो डर है आम आदमी पार्टी का कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, तो आपने जब कहा तो मैं वही सोच रहा था कि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए तो अरविंद जेल में, मनीष जेल में, संजय सिंह जेल में, जो 3 सबसे बड़े पॉपुलर चेहरे हैं पार्टी के, वो अगर जेल के पीछे हो इस चुनावी मौसम में, तो वाकई में प्रचार कौन करेगा? केवल राघव चड्ढा आतिशी मार लेना? क्या राघव चड्ढा आतिशी मार लेना कि वो पैठ है जो अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह की है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और इस पूरी पार्टी का जो न्यू है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ डाली थी। हालांकि उनके बहुत से साथी बिछड़ गए। आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, उनके फादर शांति भूषण थे और तमाम लोग जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं वो इस पार्टी से जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे करके सबने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि वो एक मंडली से घिर गए हैं और वो सभी लोग बाहर चले गए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 2 बड़े नेता हैं इस पार्टी के। मनीष सिसोदिया जेल में है और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है। संजय सिंह भी जेल में है। आप कैसे बोल, कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहती थी और आज कट्टर ईमानदार पार्टी पर ही करप्शन के चार्ज है। और करप्शन भी कहाँ, शिक्षा में घोटाले के चार्जेस लग रहे हैं, जो स्कूल की बिल्डिंगों वाला मामला है, शराब का मामला तो ये चल ही रहा है, दवाइयों का मामला चल रहा है, अब तो मोहल्ला क्लिनिक का मामला भी एलजी ने जांच के लिए बोल दिया है। तो जिन जिन चीजों को आम आदमी पार्टी ने अपनी यूएसपी बनाया कि हमने इन क्षेत्रों में अच्छा काम किया, इन सेक्टर में शिक्षा हो गया, अस्पताल हो गया, दवाई हो गया, उन्हीं तमाम चीजों पर आज उनकी पार्टी पर जांच का खतरा चल रहा है। बिल्कुल। देखिए सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, जो कि ईडी उनको बुला रही है, वो नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई तो जेल से बाहर आना आसान नहीं होता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो केस है या आप संजय सिंह का केस देखें उसमें किसी को भी जमानत नहीं मिल पाई है। संजय सिंह भी सत्येंद्र जैन भी मेडिकल कंडीशंस में बाहर आए, वो करीब 1-1.25 साल जेल में रहे। तो हम सबने देखा। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अगर कहीं ईडी ने उनको कर दिया जिस बात का उनकी आशंका है गिरफ्तारी की, तो उनका बाहर निकलना मुश्किल होगा।
और शायद यही बात हेमंत सोरेन भी समझते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन भी सात संबंध में नहीं गए, वो लगातार अवॉइड करते रहे। अब ईडी को वो उन्होंने बुलाया है। तो जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं, क्या इसीलिए इंडिया गठबंधन बना? ये तमाम लोग ईडी के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा सताए गए हैं, जैसा कि बीजेपी कहती है कि ईडी के डर से सब एक साथ आ गए हैं, सारे चोर चोर मिलके मौसेरे भाई बन गए हैं, जो बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए देश की राजनीति की क्या दृश्य है, क्या दृष्टि है, क्या नजरिया आपका होता है, ये हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असल में स्थिति ऐसी है और उसको किस तरीके से राजनीतिक जामा पहनाकर दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से उसको इवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल, और विपक्षी दलों का कहना है कि वो राज्यों में तो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो ईडी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप अलग अलग राज्यों में देखें तो अलग अलग जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं उनके बड़े नेता ईडी की जांच में हैं। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत से लोग गिरफ्तारी की कगार पे हैं, और कोई एक हफ्ते में हर हफ्ते ऐसी खबरें आती हैं कि किसी बड़े नेता को सम्मन गया, फिर दूसरे नेता को सम्मन गया, किसी को ईडी बुला रही है, कोई ईडी से बच रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो देश की राजनीति है वो फिलहाल ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक मुद्दों में ईडी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 20 तारीख को हेमंत सोरेन के पास ईडी के अधिकारी जाएंगे, पूछताछ करेंगे, 8वें समन पर ही होने जा रहा है। तो क्या मैं मान के चलूं कि 20 जनवरी को जो बात आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं? इस तरह की आशंका है क्या? देखिए, हेमंत सोरेन को इस बात का डर है। उनकी पार्टी के लोग ये कहते भी हैं कि उनकी छोटी सी पार्टी है, छोटा दल है, एक छोटे राज्य में वो सत्ता चलाते हैं, उनके पास बहुत सिर्फ कानूनी विकल्प है, बहुत ज्यादा राजनीतिक लड़ाई वो नहीं लड़ सकते। हेमंत सोरेन अपने राज्य में लड़ाई लड़ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल तो फिर भी 2 राज्यों में सत्ता चला रहे हैं। तो अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि ईडी क्या करेगी, उनको पूछताछ करके छोड़ देगी या अच्छा, एक अपनी राजनीतिक समझ से शादाब ये भी दर्शकों को हमको जरूर बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। अगर ये दोनों नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर हाइपोथेटिकल है, तो क्या इसका फायदा इनकी पार्टियों को मिलेगा हमदर्दी के नाम पर, या नुकसान मिलेगा कि आप पर करप्शन के चार्ज साबित हो गए और आप जेल की सलाखों के पीछे हैं? देखिए, अभी जो तत्कालिक नफा नुकसान है, ये हाइपोथेटिकल बात है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि जो भी अगर ईडी की कोई कार्रवाई होती है इन दोनों नेताओं के खिलाफ तो लोकसभा चुनाव 80 दिन बाद हैं, और इन दोनों पार्टी के स्टार प्रचारक ये दोनों नेता हैं। अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक हैं, हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक हैं, और अपनी पार्टी के आप कह सकते हैं कि न्यू धुरी ये दोनों नेता हैं, और इनके इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूमती है। ये पार्टी के फैसले लेते हैं, पार्टी में जो भी डिसीजन होगा इनको करना है, तो निश्चित तौर पर इनकी पार्टी का कामकाज प्रभावित होगा, और इसीलिए शायद ये दोनों ही नेता ईडी के सामने जाने से बचते रहे हैं। तो अब कानून किस करवट बैठेगा, क्या होने वाला है, ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर देश की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प दौर है ये। हेमंत सोरेन पूछताछ के बाद ईडी को कितना संतुष्ट कर पाएंगे अपने जवाबों से, ये देखना होगा। जैसे सीबीआई की पूछताछ के बाद शराब घोटाले में ही अरविंद केजरीवाल ने उनको सेटिस्फाई कर दिया था, और शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने करीब 1-1.25 साल पहले की थी, बहुत पुरानी बात हो गई अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है। तो अरविंद की गिरफ्तारी तब नहीं हुई थी, पर अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी कि ईडी के कानूनों में जो संशोधन हुआ है, ईडी के कानूनों को जो मजबूत बना दिया है, बहुत ऐसा फर्म कर दिया है, इस वजह से ईडी के मामलों से पूछताछ में तो लोग डरते हैं। सीबीआई के सामने पेश हो जाने जाएंगे, एनआईए के सामने आने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ईडी के नाम पर आने में डर लगता है कि ईडी ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो हमने देखा मनीष के मामले में और संजय सिंह के मामले में। बिल्कुल, तो शायद यही वजह है। देखिए, ये भी कहा जाता है कि ईडी जब तक पूछताछ नहीं करती है तब तक शायद गिरफ्तार सीधे नहीं कर सकती है। उनका एक नियम है कि वो 8 बार सम्मन देते हैं और उसके बाद कुछ दिन वेट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप अपने प्लेस पे हमें बुला लीजिए, हम वहां पूछताछ कर लेंगे, और उसके बाद ही कोई अगला कदम वो उठाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अभी उनको सिर्फ 4 सम्मन मिले हैं, अभी उनके पास कुछ वक्त है, हो सकता है तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा भी, अगर कुछ ये मामला खिंचता है 2 महीने, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो सकती है, उसके बाद ये मामला रुक भी सकता है। इसलिए शायद वो ये सारे राजनीतिक दांव पे चल रहे हैं। लेकिन सुमित जी, अब फाइनल कमेंट यही है कि अरविंद केजरीवाल भी आखिर कब तक बचेंगे? ईडी का जो सम्मन है वो लगातार जा रहा है, और कभी ना कभी तो उनको ईडी के सामने आना ही पड़ेगा, जैसे हेमंत सोरेन आए हैं। अब ईडी क्या करेगी ये बता पाना तो अभी बेहद मुश्किल है। और अगर अरेस्ट हो गए कोई भी नेता, दोनों नेता या दोनों में से एक नेता भी, तो सवाल ये है कि अरेस्ट होने का चुनावी फायदा किसको मिलेगा? हमदर्दी के वोट पाने में इनकी ये पार्टियां कामयाब होंगी, या इनकी जो सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है उसको डेंट लगेगा? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा, जिसका जो समय के साथ हमको उसको देखना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा।
बिल्कुल, और जो कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है वो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, खासतौर पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं जी। तो उस छवि पे खासा डेंट लग चुका है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में भी और राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया शादाब आपका भी और दर्शकों का भी। थैंक यू। नमस्कार।